क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 9 के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि क परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ख है किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ग है हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। और घ है संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा क, जो पहला ऑप्शन क है, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाएं। क है राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकता। इसका उत्तर सही होगा, आपको इसमें सही का चिन्ह लगाना है। ख प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। इसका भी उत्तर सही होगा, आपको सही का चिन्ह लगाना है। ग प्रश्न है, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। यह उत्तर, इसका भी उत्तर सही होगा, आपको सही का चिन्ह लगाना है। और घ है, संविधान संसद के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। यह उत्तर गलत है, आपको इसमें गलत का चिन्ह लगाना है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं और इस प्रक्रिया में कौन से शामिल होते हैं? क है मतदाता, ख भारत का राष्ट्रपति, ग है राज्य की विधानसभाएं, घ है संसद और अंगा है राज्यपाल, च है न्यायपालिका। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, इसमें क मतदाता, भारत में मतदाता यानी जनता अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि मतदाता के राय को यानी उनके विचार को संसद या विधानसभा में पेश करते हैं। ख है भारत का राष्ट्रपति, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनः विचार करने का अधिकार नहीं है। ग है राज्य की विधानसभाएं, राज्य की विधान पालिकाओं की संविधान संशोधन के मामले में सीमित भूमिका होती है। कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद से बिल पारित होने के बाद बिल आधे राज्यों की विधान पालिकाओं से पारित कराया जाता है। और घ है संसद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। और अंगा है राज्यपाल, संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। और च है न्यायपालिका, संविधान संशोधन में कोई भूमिका न्यायपालिका की भी नहीं होती। पाठ का चौथा प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का जो 42वां संशोधन अब तक के सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है और इस विवाद के क्या कारण थे? क, यह संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। और ख, यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। ग, इसे राज्य की विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। और घ, संशोधन के उपबंध विवादास्पद थे। 1974 से 76 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहा है। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पाठ का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य
विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव को सही व्याख्या नहीं करता है। क है संविधान की कई तरह की व्याख्या की जा सकती है। ख है खंडन मंडन बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। ग है कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है। ग है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जिम्मेवारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। अंग है कि न्यायपालिका किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है। वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। इस प्रश्न का सही उत्तर घ होगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेवारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। पाठ का छठा प्रश्न है, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें और गलत वाक्य को सही करें। पहला है क, संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। ख है बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। ग है न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। घ है यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित किया गया है। और अंग है इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी है। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सारे जो कथन है, जो सभी कथन सही है। सन 2000 और 2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए हैं। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे। पहला क है, इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया है। और ख है, इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था। ग है, कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था। और घ है, इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था। ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे तथा संशोधनों के विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में सहमति पैदा हो चुकी थी। तो इसका उत्तर क और घ होगा। इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया। और घ, इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था। पाठ का 8वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाता है। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहला, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। और दूसरा, संविधान संशोधन समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का भी प्रावधान नहीं होता। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होगी। पाठ का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम है जो निम्नलिखित हैं। पहला है, तकनीकी भाषा में संशोधन या प्रशासनिक। भारतीय संविधान की पहली श्रेणी में तकनीकी भाषा में संशोधन या प्रशासनिक संशोधन है जो प्राकृतिक के हैं
और ये संविधान के मूल बंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित है। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा का बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष, ये जो है 15वां संशोधन के अंतर्गत आता है, करना है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 55वां संशोधन माना जाता है। तथा विधायिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी संशोधन है, जो मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी, परंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि का प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। दूसरा है संविधान की व्याख्याएं। संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती है और इसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई है। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद होते रहते हैं। इस प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। दूसरा है राजनीति में आम सहमति के माध्यम से संशोधन में बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जाता है। ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। दल बदल विरोध कानून 52 और 51वां संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 साल करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ। 73वां और 74वां संशोधन किए गए थे। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए सभी भी संविधान संशोधन किए गए। सन 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। चौथा है विवादास्पद संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीतिक के दायरों में भारी बहस छिड़ गई थी। 1971 और 76 के बीच के समय में विपक्षी दल इन संशोधनों को लेकर संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये तीनों संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकल के आए थे। इन संशोधनों का लक्ष्य था संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना। पाठ का 10वां प्रश्न है, अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता का निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो 100 शब्दों में इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर इस तरह से है, संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात की गई है और दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा
किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय के संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी एक प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनः विचार करने का अधिकार नहीं है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है।